हर कहानी एक सवाल से शुरू होती है और हर सवाल हमें अपने ही भीतर ले जाता है। कल्पना कीजिए एक कमरा जिसकी खिड़की से शाम की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे अंदर आ रही है। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी है। उस पर करीब 80 साल का एक बुजुर्ग बैठा है। सफ़ेद बाल, कांपते हाथ, चेहरे पर समय की गहरी लकीरें। उसका नाम एडवर्ड है। हर शाम एक छोटी बच्ची स्कूल से लौटकर सबसे पहले उसी कमरे में आती है। उसका नाम है सोफ़ी। वह दौड़कर दादाजी से लिपट जाती है और कहती है, दादाजी देखिए, आज मुझे स्कूल में स्टार मिला है। एडवर्ड मुस्कुराता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह पूछता है, बेटी तुम कौन हो? कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। सोफ़ी पहले हंसती है और उसे लगता है दादाजी मजाक कर रहे हैं, लेकिन आज उनकी आंखों में मजाक नहीं था, सिर्फ खालीपन था। क्या एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी भूल सकता है? अगर यादें ही हमारी पहचान है, तो जब यादें चली जाएं, क्या हम भी खत्म हो जाते हैं? यही सवाल दुनिया भर के वैज्ञानिक पिछले कई दशकों से पूछ रहे हैं। लेकिन इस सवाल का सबसे रहस्यमय हिस्सा अभी शुरू भी नहीं हुआ। कुछ दिन बाद सोफ़ी अपने दादाजी के पास बैठी थी। वह उनकी पसंदीदा पुरानी धुन धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार को हैरान कर दिया। एडवर्ड, जो अपनी पोती का नाम भी याद नहीं रख पा रहे थे, अचानक उसी धुन के हर शब्द गाने लगे, बिना रुके, बिना गलती किए। कैसे? अगर यादें मिट चुकी थी तो गाना उन्हें कैसे याद था? यही हमारा दिमाग एक नया रहस्य खोलता है। क्या सारी यादें एक जैसी होती हैं, या हमारे मस्तिष्क में यादों के अलग अलग घर होते हैं? कल्पना कीजिए एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसमें लाखों किताबें रखी हैं। कुछ किताबें रोज पढ़ी जाती हैं, कुछ सालों तक बंद रहती हैं, लेकिन वे गायब नहीं होती। क्या हमारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही है? या जब हम कहते हैं मैं भूल गया, तो असल में याद गायब नहीं होती, बस उस तक पहुंचने का रास्ता धुंधला हो जाता है। यही सवाल दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशालाओं तक पहुंचा। वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क के अरबों न्यूरॉन्स को समझना शुरू किया, और जो उन्होंने पाया वह किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं था। कुछ शोध बताते हैं कि यादें किसी एक जगह नहीं रहती, वे मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों में एक नेटवर्क की तरह फैली होती हैं। जैसे एक ही कहानी कई अलग अलग पन्नों पर लिखी हो। अगर एक पन्ना फट जाए तो पूरी कहानी तुरंत खत्म नहीं होती, लेकिन उसे पढ़ना मुश्किल जरूर हो जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग अपने बच्चों का नाम भूल जाते हैं, लेकिन उन्हें बचपन की एक कविता आज भी याद रहती है। कुछ लोग अपना घर भूल जाते हैं, लेकिन पियानो बजाना नहीं भूलते। आखिर ऐसा क्यों? क्या हमारे दिमाग में यादों के अलग अलग प्रकार होते हैं, या कुछ यादें इतनी गहराई से हमारे भीतर बस जाती हैं कि समय भी उन्हें मिटा नहीं पाता? लेकिन अगर यादें इतनी मजबूत हैं, तो फिर हम भूलते क्यों हैं? क्या भूलना एक कमजोरी है, या प्रकृति का सबसे बुद्धिमान निर्णय? यही हम खोजेंगे कहानी के अगले अध्याय में। उस रात सोफी सो नहीं पाई। बार बार उसे एक ही सवाल परेशान कर रहा था, अगर दादाजी मुझे भूल चुके हैं, तो उन्हें वह पुराना गाना कैसे याद है? अगली सुबह वह अपनी माँ के साथ एक न्यूरोलॉजिस्ट के क्लिनिक पहुंची। कमरे की दीवार पर मानव मस्तिष्क की एक बड़ी तस्वीर लगी थी। डॉक्टर मुस्कुराए और उन्होंने एक सफ़ेद कागज उठाया। उस कागज पर उन्होंने एक विशाल पेड़ बनाया। फिर बोले, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि यादें किसी अलमारी में रखी फाइलों जैसी होती हैं। उन्होंने सिर हिलाया, लेकिन असलियत कुछ और है। उन्होंने पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, यादें इस पेड़ जैसी होती हैं। जड़ें, तना, शाखाएं, पत्ते सब अलग अलग हैं, लेकिन मिलकर एक ही पेड़ बनाते हैं। हमारा मस्तिष्क भी कुछ ऐसा ही करता है। जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं, तो सिर्फ एक याद नहीं बनती, हाथों की हरकत एक जगह दर्ज होती है, संतुलन दूसरी जगह, डर तीसरी जगह, और उस दिन की खुशी किसी और हिस्से में। यानी एक घटना कई हिस्सों में बंटकर सहेजी जाती है। इसलिए अगर एक हिस्सा कमजोर पड़ जाता है, तो पूरी कहानी तुरंत गायब नहीं होती।
याद की कुछ कड़ियाँ अब भी बची रहती हैं। यही वजह है कि कुछ लोग अपने बेटे का नाम भूल जाते हैं, लेकिन उसी बेटे के साथ गाया हुआ गीत उन्हें आज भी याद रहता है। अब कल्पना कीजिए, आपके सामने एक बहुत बड़ा शहर है, हजारों सड़कें, लाखों गलियां, हर सड़क एक याद तक जाती है। अगर एक सड़क बंद हो जाए तो क्या शहर खत्म हो जाता है? नहीं, बस उस जगह तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। कुछ न्यूरो साइंटिस्ट याददाश्त को इसी तरह समझाते हैं। कई बार याद मिटती नहीं, सिर्फ उस तक पहुंचने का रास्ता कमजोर पड़ जाता है। अब एक और रहस्य है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बचपन की कोई खुशबू अचानक आपको सालों पीछे ले जाती है? पुरानी किताबों की महक, दादी के हाथ की रोटी, बारिश की मिट्टी या कोई पुराना गीत। अचानक सब कुछ जीवित हो उठता है। क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क यादों को सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि भावनाओं, खुशबुओं, आवाज़ों और दृश्यों के साथ जोड़कर रखता है। यही कारण है कि एक धुन सालों पुरानी यादों का दरवाजा खोल सकती है। और शायद इसलिए एडवर्ड अपनी पोती का नाम भूल गए थे, लेकिन वह गीत नहीं। अब एक सवाल, अगर यादें इतनी कीमती हैं तो प्रकृति हमें भूलने क्यों देती है? क्या भूलना दिमाग की कमजोरी है या उसकी सबसे बड़ी ताकत? कल्पना कीजिए, अगर आप अपने जीवन का हर एक क्षण हमेशा के लिए याद रख सकें, हर अपमान, हर दर्द, हर असफलता, हर आंसू, क्या आप सामान्य जीवन जी पाएंगे? शायद नहीं। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि भूलना भी दिमाग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। वह हर दिन अनगिनत अनावश्यक जानकारियां छांटता रहता है, ताकि जो वास्तव में जरूरी है उसे सुरक्षित रखा जा सके। यानी भूलना हमारे खिलाफ नहीं, हमारे लिए है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ यादें ऐसी भी होती हैं जिन्हें दिमाग भूलना चाहता है, लेकिन भूल नहीं पाता। एक दुर्घटना, एक युद्ध, किसी अपने को खो देने का दर्द, सालों बाद भी एक आवाज, एक गंध या एक दृश्य उन्हें फिर से जीवित कर देता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या भावनाएं यादों को और गहरा बना देती हैं, या हमारा मस्तिष्क दर्द को किसी चेतावनी की तरह संभाल कर रखता है? यही वह जगह है जहां यादें सिर्फ जानकारी नहीं रहती, वे हमारी पहचान बन जाती हैं। और यही कहानी सबसे गहरे सवाल तक पहुंचती है। अगर यादें हमारी पहचान है, तो जब यादें धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं, क्या हम भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं? और अगर कुछ यादें कभी पूरी तरह मिटती ही नहीं, तो क्या वे हमारे भीतर कहीं हमेशा जिंदा रहती हैं? यही हम खोजेंगे इस कहानी के अंतिम अध्याय में। कुछ महीने बीत चुके थे। एडवर्ड अब पहले से भी ज़्यादा चुप रहने लगे थे। एक शाम पूरा परिवार रात का खाना खा रहा था। सभी हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन एडवर्ड खिड़की के बाहर डूबते सूरज को देख रहे थे। अचानक उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, माफ़ करना, क्या हम पहले कभी मिले हैं? कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। बेटी की आंखें भर आईं। सोफी धीरे से दादाजी का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि दर्द ज़्यादा किसे हो रहा है, उसे या उस इंसान को जो अपनी ही दुनिया धीरे धीरे खोता जा रहा है। क्या यादें वाकई मिट रही थी या कुछ हो रहा था? यही अल्जाइमर्स डिजीज दुनिया के सबसे रहस्यमय रोगों में से शामिल हो जाती है। लंबे समय तक लोगों को लगता था कि इस बीमारी में यादें एक एक करके नष्ट हो जाती हैं, लेकिन आधुनिक शोध एक और संभावना की ओर इशारा करते हैं। शायद हर याद तुरंत नष्ट नहीं होती। कई बार दिमाग के वे रास्ते कमज़ोर हो जाते हैं जो उन यादों तक हमें पहुंचाते थे। कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा पुस्तकालय, उसमें हर किताब अपनी जगह पर रखी है, लेकिन अचानक उस पुस्तकालय का नक्शा गायब हो जाए। किताबें अब भी वही हैं, लेकिन हमें ढूंढना लगभग असंभव हो गया है। शायद कुछ मामलों में हमारा मस्तिष्क कुछ ऐसे ही अनुभव करता है। इसलिए कभी कभी एक व्यक्ति अपने बेटे का नाम भूल जाता है, लेकिन 40 साल पहले सुनी गई एक लोरी गुनगुना देता है। यह इस बात का प्रमाण नहीं कि सारी यादें हमेशा सुरक्षित रहती हैं, बल्कि यह संकेत है कि यादें दिमाग में
एक जटिल नेटवर्क की तरह संग्रहित होती हैं। कुछ रास्ते टूट जाते हैं, कुछ अब भी बचे रहते हैं, और यही हमारा अगला सवाल जन्म लेता है। अगर दिमाग इतना बदल सकता है, तो क्या वह खुद को दोबारा बदल भी सकता है? यही विज्ञान एक अद्भुत शब्द कहता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी हमारा मस्तिष्क पत्थर नहीं है, वह जीवन भर सीखता है, नए रास्ते बनाता है, नई आदतों के साथ नई कड़ियां जोड़ता है। एक बच्चा चलना सीखता है, एक वयस्क नई भाषा सीखता है, कोई 70 साल की उम्र में पहली बार पियानो बजाना शुरू करता है, और हर बार मस्तिष्क अपने भीतर कुछ नया बना रहा होता है। यानी हमारी कहानी अभी लिखी जा रही है, वह पत्थर पर लिखी हुई किस्मत नहीं। यही भारतीय दर्शन एक बहुत सुंदर बात कहता है। उपनिषदों में स्मृति सिर्फ पुरानी बातें याद रखना नहीं है, स्मृति अपने वास्तविक स्वरूप की याद है। और योग दर्शन में मन की 5 वृत्तियों में स्मृति का उल्लेख आता है। यानी मन सिर्फ यादें जमा नहीं करता, वह उनसे अपनी दुनिया भी बनाता है। बुद्ध बार बार एक बात कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारे अनुभवों का दर्पण है। अगर तुम हर दिन क्रोध को दोहराओगे, तो वही तुम्हारी सबसे मजबूत स्मृति बन जाएगी। अगर तुम हर दिन करुणा का अभ्यास करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी दिशा में बदलने लगेगा। यानी हम सिर्फ अपनी पुरानी यादों के कैदी नहीं हैं, हम नई यादों के निर्माता भी हैं। कुछ दिन बाद सोफी फिर दादाजी के कमरे में गई। इस बार वह कोई सवाल नहीं लाई, उसने बस दादाजी का हाथ पकड़ा और वही पुराना गीत गुनगुनाने लगी। एडवर्ड धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगे। उनकी आंखों में पहचान नहीं थी, लेकिन एक अपनापन अभी भी था। गीत खत्म हुआ, कुछ क्षण दोनों चुप रहे। फिर एडवर्ड बहुत धीरे से बोले, मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं। सोफी की आंखें भर आई, लेकिन अगले ही पल एडवर्ड ने उसका हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम अपनी लगती हो। कभी कभी नाम भूल जाते हैं, चेहरे धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन प्रेम शायद याददाश्त की भाषा से भी पुराना होता है। और शायद इसलिए कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, एहसासों से जिंदा रहते हैं। तो क्या हमारी यादें कभी सचमुच मिटती हैं? विज्ञान कहता है कुछ यादें कमज़ोर पड़ सकती हैं, कुछ हमेशा के लिए खो भी सकती हैं, कुछ सही संकेत मिलने पर फिर जाग सकती हैं, और कुछ इतनी गहराई से हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं कि हम उन्हें याद किए बिना भी जीते रहते हैं। शायद यादों का सबसे बड़ा उद्देश्य सब कुछ याद रखना नहीं है, बल्कि हमें वह इंसान बनाना है जो आज हम हैं। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। आज हमने जाना कि यादें सिर्फ दिमाग में नहीं रहती, वे हमारे व्यवहार, हमारे रिश्तों और हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन अगर हमारी यादें हमें बदल सकती हैं, तो क्या हमारा अवचेतन मन हमारे भविष्य के फैसले, हमारी सफलता और हमारी किस्मत भी तय करता है? क्या हम सचमुच अपने निर्णय लेते हैं, या हमारे भीतर छिपा कोई शांत मन पहले ही उन्हें चुन चुका होता है? यही खोजेंगे अगली कहानी में, क्योंकि हर कहानी एक सवाल छोड़ जाती है और हर सवाल एक नई कहानी की शुरुआत बनता है। मिलते हैं अगली कहानी में। इंसान अपनी हर याद को याद नहीं रखता, लेकिन उसकी हर याद उसे वैसा इंसान जरूर बना देती है जैसा वह आज है। जवाब शायद अभी पूरा नहीं मिला, लेकिन अगला सवाल हमारी अगली यात्रा की शुरुआत है।